अच्छा, आज हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज़ के अंदर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग लारावेल। ठीक है, तो लारावेल को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसको इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वी नीड 4 थिंग्स इन दिस लारावेल इंस्टॉलेशन। ठीक है, हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस लारावेल इंस्टॉलेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे वैम सर्वर। ठीक है, अब आप वैम सर्वर भी यूज़ कर सकते हो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे जैम्प यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैम्प सर्वर आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। वैम सर्वर सिर्फ विंडोज़ के लिए होता है। फिर अगर आप मैक वगैरह पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप मैम सर्वर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैम सर्वर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ गूगल में। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे वैम सर्वर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला पहला लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, ये sourceforge.net की वेबसाइट पे हमारे पास यहाँ पे ये वैम सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये कह रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ठीक है, तो आप नीचे देखो, हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। वेब सर्वर का कौन सा वर्जन है इस वक्त? लेटेस्ट 3.2.0। ठीक है, और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी ये वेब सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक दूसरा सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास डाउनलोड हो रही है वैम्प सर्वर। ठीक है, इसके बाद मुझे सेकंड कौन सी चीज़ की ज़रूरत है इस लारावेल इंस्टॉलेशन के अंदर? वो सेकंड है हमारे पास कंपोज़र। ठीक है, अब कंपोज़र क्या है? डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी, क्योंकि आप सबको पता है कि लारावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैनेजर की ज़रूरत है जिसका नाम है कंपोज़र। ठीक है, और ये कंपोज़र हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि देखो, लारावेल से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज, जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह मुझे यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये कंपोज़र। ठीक है, क्योंकि कंपोज़र क्या है? एक डिपेंडेंसी मैनेजर है, और लारावेल फ्रेमवर्क के लिए जितने भी लाइब्रेरीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे कंपोज़र प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो, कंपोज़र के बारे में अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ तो कंपोज़र क्या है? कंपोज़र इज़ अ टूल फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन पीएचपी। इसका मतलब मुझे अपनी इस लारावेल के अंदर, ठीक है, जो भी मैं एप्लीकेशंस क्रिएट करूँगा, जिन जिन डिपेंडेंसीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिन जिन लाइब्रेरीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मुझे कौन प्रोवाइड करके देगा? ये कंपोज़र, जो कि एक टूल है, ये मुझे प्रोवाइड करके देगा। इसलिए इसको भी इंस्टॉल करना लाजमी है। फिर देखो, सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? कंपोज़र प्रोवाइड्स यू CLI टू रन कमांड्स। इसका मतलब कंपोज़र हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब देखो, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जिस तरह विंडोज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, एक ब्लैक कलर की कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, जिसके लिए हम CMD टाइप करते हैं और हमारे पास वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है जिसके अंदर हम कमांड्स टाइप करते हैं। सेम इसी तरह लिनक्स के अंदर भी आपके पास क्या होता है? एक CLI होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप कमांड्स रन करते हो। ठीक है, तो देखो, कंपोज़र आपको कमांड्स प्रोवाइड करता है, उस कमांड्स के थ्रू, ठीक है, मतलब उन कमांड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं जो हमें लारावेल प्रोजेक्ट्स के अंदर चाहिए, वो आपको कंपोज़र डाउनलोड करके देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंपोज़र आपको एक CLI प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कुछ कमांड रन करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे पास जो जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो हमें कंपोज़र क्या करेगा? डाउनलोड और इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे लारावेल भी इंस्टॉल करनी है ना, ठीक है, तो लारावेल इंस्टॉल करने के लिए भी मैं कंपोज़र की कुछ कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो क्या कह रहा है? इट अलाउज यू टू डिक्लेयर द लाइब्रेरीज योर प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन। मतलब कंपोज़र क्या करेगा? वो लाइब्रेरीज आपको डिक्लेयर करके देगा जिन लाइब्रेरीज पे आपका लारावेल का प्रोजेक्ट डिपेंड करता होगा। ठीक है, एंड इट विल मैनेज इंस्टॉल अपडेट देम फॉर यू। ठीक है, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज आपको चाहिए अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब उसको इंस्टॉल करना, अपडेट करना, उन सब को मैनेज करने का काम किसका होता है? कंपोज़र का होता है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स अस इंस्टॉलिंग अपडेटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स कंपोनेंट्स फॉर आर ऐप सच एज लारावेल फ्रेमवर्क। इसका मतलब लारावेल फ्रेमवर्क के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट, जितने भी कंपोनेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी,
वो इंस्टॉल करना, अपडेट करना किसका काम होगा, इस कंपोज़र का काम होगा, ठीक है। इसलिए कंपोज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लारावेल इंस्टॉलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब इसको भी इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ कंपोज़र, ठीक है। कंपोज़र लिखो, एंटर करो, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे पहला लिंक नज़र आ रहा होगा कंपोज़र, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कंपोज़र की वेबसाइट है। क्या कह रहा है, अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी, और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 1.10.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा जिससे पहले लिखा हुआ है डाउनलोड एंड रन कंपोज़र setup.exe, ठीक है। ये इसकी सेटअप फाइल है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक सेटअप आपके पास यहाँ पे नीचे देखो डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ भी हमने लारावेल इंस्टॉलेशन के अंदर इसको हमने डाउनलोड पे लगा दिया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसके अंदर हम अपनी सारी लारावेल की कोडिंग करेंगे। अब देखो टेक्स्ट एडिटर आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अपनी इस सीरीज़ में काम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। क्यों विजुअल स्टूडियो कोड पे, क्योंकि देखो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास बहुत सारी एक्सटेंशंस भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर दूसरा, विजुअल स्टूडियो कोड हमें टर्मिनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास ये जो कंपोज़र है ये हमें एक CLI भी प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ कमांड्स, एक पूरा कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो वो जितनी भी कमांड्स हैं वो हम टाइप कहाँ पे करते हैं, टर्मिनल पे टाइप करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कमांड प्रॉम्प्ट एक टर्मिनल होता है, ठीक है। तो वो टर्मिनल मतलब जितनी भी कंपोज़र वगैरह की कमांड्स होंगी वो हम टर्मिनल पे रन करते हैं। और हमारे पास ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमें टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो हमें टर्मिनल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने इस लेक्चर सीरीज़ के दौरान, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, अपने गूगल पे एंटर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला लिंक आपको नज़र आ रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड, या अगर आप नीचे देखो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो देखो आपको किसके लिए चाहिए, आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, आपको लिनक्स के लिए चाहिए, या मैक के लिए चाहिए। हम चूँकि यहाँ पे विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे विंडोज़ का ये जो नीचे बटन आ रहा है ब्लू कलर का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, 56 MB का ये आपके पास एक सेटअप है, ठीक है। फिर जब तक ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं तो चौथी चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो चौथी चीज़ हमारे पास क्या है, गिट बैश। अब देखो ये गिट बैश क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कमांड लाइन इंटरफेस टू इंक्लूड थर्ड पार्टी पैकेजेस। इसका मतलब गिट बैश हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल से पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जब इंस्टॉल कर लेंगे तो ये भी हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और ये कमांड लाइन इंटरफेस भी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, गिट बैश से क्या होगा कि जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं, ठीक है, वो हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करने में कौन मदद देगा, गिट बैश, ठीक है। जो कि आप हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब गिट बैश क्या करेगा, जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करवाने के लिए, जितनी भी रिपोजिटरीज होती हैं उनको इंस्टॉल करवाने के लिए हम गिट बैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने कंपोज़र डाउनलोड किया था पीछे, ठीक है, तो कंपोज़र हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास एक CLI हमें प्रोवाइड करता है। तो लारावेल फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए और जितनी भी चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए लारावेल के लिए, वो सब हमें कंपोज़र प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। और जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं वो हमें गिट बैश ये प्रोवाइड करेगा, और ये भी एक टर्मिनल की तरह काम करता है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है। तो अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपने गूगल पे लिख देता हूँ गिट बैश, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है पहला लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको मैक के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए या लिनक्स के लिए। हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो हम विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ये जो विंडोज़ है, ठीक है, वो कौन सा बिट है, मतलब कौन से बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं कहता हूँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास नीचे ये गिट 64 बिट भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
तो अब जब तक ये सारे डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और जब ये सारे डाउनलोड हो जाएंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सारे सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे एक अलग से फोल्डर में डाउनलोड करके रख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो वैम्प सर्वर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके येस के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखो वैम्प सर्वर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें PHP भी प्रोवाइड करता है, MySQL भी प्रोवाइड करता है, अपाचे भी प्रोवाइड करता है। मतलब जितनी चीज़ें हमें लारावेल फ्रेमवर्क के लिए चाहिए, ठीक है, वो हमें ये वैम्प सर्वर प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, आई एक्सेप्ट मैं करता हूँ और अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक दफ़ा फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, C ड्राइव में वैम्प 64 के अंदर ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कौन सा PHP का वर्जन इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हमारे पास ये लारावेल है ना, ये आपके पास PHP 5 के बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उसके साथ काम करता है। ठीक है, मतलब PHP 5 के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो भी है PHP 7 वो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको लारावेल की वेबसाइट दिखाऊँ, गूगल पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लारावेल। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करो, ठीक है, और स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या कह रहा है, अगर आपको लारावेल इंस्टॉल करना है तो आपके पास PHP का वर्जन कौन सा होना चाहिए, 7.2.5। मतलब या तो आपके पास PHP का वर्जन होना चाहिए 7.2.5 या उससे बड़ा होना चाहिए। देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 7.25 या उससे हायर वर्जन है तब आप लारावेल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे जो भी हमारा हम सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन इस वक्त है ये वाला 7.4.0। ठीक है, तो मैं इन सब के ऊपर भी चेक लगा लेता हूँ। ठीक है, और ये जो 7.4.0 है ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये इसके ऊपर पहले से चेक हुआ हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे मैं MySQL के ऊपर भी चेक लगा लेता हूँ और इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और अब इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू चूज़ अनदर ब्राउज़र इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र सेलेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम ब्राउज़र रन करते वक्त भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है अभी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है टेक्स्ट एडिटर, क्या आप इसको चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम इसको भी नो कर देते हैं क्योंकि हम आपको पता है अपने प्रोजेक्ट सारे विजुअल स्टूडियो कोड में रन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आके आप नेक्स्ट कर दो। ठीक है, और अब यहाँ पे आके आप फिनिश के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो आपके पास ये वैम्प सर्वर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो देखो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने वैम्प सर्वर को ऑन करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सर्च में, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने सर्च में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो वैम्प सर्वर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे येस कर दो। ठीक है, देखो आपको एक हमारे यहाँ पे नीचे एक बार है स्टेटस बार, यहाँ पे आपको टास्क बार में नज़र आ रहा होगा ये एक W का आइकन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो अभी ये रेड है। ठीक है, ये जब ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास सक्सेसफुली क्या इंस्टॉल हो चुका है, वैम्प इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी आपके पास ये क्या कह रहा है, नन ऑफ 3 सर्विसेज रनिंग। ठीक है, मतलब पहले रेड होता है, फिर उसके बाद ये ऑरेंज होता है और ऑरेंज के बाद ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो जब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, तो देखो ग्रीन हो गया हमारे पास। अब जैसे ग्रीन हो गया इसका मतलब आपके पास यहाँ पे वैम्प सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको चेक करूँ, ठीक है, तो मैं अपने यहाँ गूगल क्रोम पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो जब आपके पास ये पेज आ जाए वैम्प सर्वर का, इसका मतलब है कि आपका ये वैम्प सर्वर बिल्कुल सही तरह से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अच्छा देखो अक्सर एक इशू आता है कि आपके पास ये जो W का आइकन है ना ये ऑरेंज के ऊपर रुक जाता है। ठीक है, वो क्यों रुक जाता है, क्योंकि देखो
अक्सर इसमें एक पोर्ट का इशू आता है, ठीक है। और पोर्ट का इशू आप कैसे रिजॉल्व करोगे, देखो आप इसके ऊपर क्लिक करो, इस ग्रीन आइकन के ऊपर, ठीक है, सही। और यहाँ पे आओ, आपको अपाचे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसके अंदर आपको एक फाइल नज़र आ रही होगी httpd.config फाइल, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने नोटपैड में आपको ओपन करके दे दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी पोर्ट चेंज करनी है। तो पोर्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे इस फाइल के अंदर पहले प्रेस करो शॉर्टकट की Ctrl+F, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब कह रहा है, यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करवाना है और उसको हम कहते हैं लिसन, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप एंटर करो, ठीक है, दोबारा एंटर करो, ठीक है, दोबारा एंटर करो। तो देखो यहाँ पे आपको ये पोर्ट नंबर्स के ऊपर लेके चला गया है, ठीक है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी पोर्ट सेट होती है, 80, देख रहे हो। और 80 पोर्ट मेरे पास काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 80 पोर्ट हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स के पास भी होती है, जिस तरह स्काइप हो गया, स्काइप भी पोर्ट 80 को यूज़ करता है। तो अगर स्काइप और आपके पास वैम्प सर्वर वगैरह ये एक साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो अक्सर आपके पास वैम्प सर्वर ग्रीन नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोर्ट नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे पास 80 है ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे और थर्ड लोकेशन पे आप कोई दूसरा पोर्ट नेम दे सकते हो। जिस तरह आप 80 हटा के 90 दे सकते हो, या फिर आप 9090 दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोर्ट चेंज करोगे, ठीक है, 90 कर लो या तीनों जगह पे 9090 कर लो, ठीक है। तो जब आप पोर्ट नंबर चेंज कर लोगे इन तीनों जगह पे एंड पे, किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे अगर 90 कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं नीचे आके यहाँ पे भी 90 कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे भी 90 कर दूँ, ठीक है, सही है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करना है, ठीक है। लेकिन मैं सेव नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 80 की पोर्ट बिल्कुल सही तरह काम कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव किए बगैर क्लोज कर दूंगा, लेकिन आपने सेव करना है फिर क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जब आप इसको सेव कर लोगे न्यू पोर्ट नंबर के साथ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, आइकन के ऊपर, और फिर रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज करना है, ठीक है। तो जब आप रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज करोगे तब आपका आइकन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो PHP पे आप जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो PHP का वर्जन, ठीक है। तो देखो PHP का वर्जन अभी कौन से उसके ऊपर चेक हुआ है, 7.3.12। हम यहाँ पे लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा, 7.4.0, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप वर्जन चेंज करोगे ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, रीस्टार्ट कर लेगा, ठीक है। आपके वैम्प सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और रीस्टार्ट करने के बाद क्या करेगा, आपका आइकन देखो दोबारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम आपने ये करना है। और अब अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, ठीक है, तो आपके पास ये वाला पेज आपको फिर भी नज़र आएगा, ठीक है। तो वैम्प सर्वर तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और वो सक्सेसफुली हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है कंपोजर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ कंपोजर के सेटअप के ऊपर, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने येस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये कौन सा PHP पे इंस्टॉल कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है उस डायरेक्टरी में आपने इस कंपोजर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि मतलब ये जो कंपोजर है ना, ये लारावेल को इंस्टॉल करके देगा। और लारावेल मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका 7 वर्जन से लेटेस्ट है, ठीक है, मतलब 7 वर्जन, ये जो 7.2.25 है, ये हो सकता है या इसके आगे जितने भी वर्जन हो सकते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि तभी आपके पास लारावेल सपोर्ट होगी, ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 7.4.0, क्योंकि मैंने अपने वैम्प सर्वर में भी PHP का यही वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है सबसे लास्ट वाला, और यहाँ पे आके अब आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये प्रॉक्सी सर्वर मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके नेक्स्ट करना है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर लेना सिस्टम, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। फिनिश करोगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अब कंपोजर को चेक करने के लिए कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है, आप क्या करो, आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की टाइप करो विंडो आर, ठीक है। विंडो का बटन होता है और यहाँ पे आके आप विंडो को आर के साथ प्रेस करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये रन कमांड शो हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD, ठीक है। और यहाँ पे आके ओके करता हूँ, तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजर। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंपोजर लिखना है और यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो देखो ये आपको कुछ डेटा दिखा देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। जब मैंने कंपोजर कमांड टाइप की थी तो देखो इसने बड़ा बड़ा एक हेडिंग में दिखा दिया कंपोजर, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो हमने डाउनलोड किया है वो क्या है, 1.10.6, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको डाउनलोड कर लिया। जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए तो आप समझ जाओ कि कंपोजर भी आपके पास बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ हमें क्या इंस्टॉल करना है, टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर क्या था आपके पास, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो इसका सेटअप यहाँ पे मौजूद है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसको रन करते हैं, ठीक है। रन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, ठीक है। और अगर आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए तो आप इसके ऊपर चेक लगा दो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आपने रहने देना है। इंस्टॉल करते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हम इसको लॉन्च कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। लॉन्च करोगे तो आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, गिट बैश, ठीक है। तो देखो गिट बैश का भी सेटअप यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके रन करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ आइकन्स होते हैं, अगर वो चाहिए तो एडिशनल आइकन्स के ऊपर चेक लगा दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और दोबारा नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, गिट बैश में यूज़ करूँगा थर्ड पार्टी पैकेजेस के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो देखो यहाँ पे आप आओ, आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, देखो यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड एज गिफ डिफ़ॉल्ट एडिटर, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कर दो, और फिर यहाँ पे भी इसको नेक्स्ट कर दो, और फिर इसको भी ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो, और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये गिट बैश भी आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये गिट बैश भी, इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मुझे कुछ भी लॉन्च नहीं करना, तो चेक हटा के मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये गिट बैश क्या हो गया, ये भी इंस्टॉल हो गया। मतलब चारों चीज़ें अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। ठीक है भाई, देखो अगर किसी ने कोर PHP के ऊपर काम किया है तो उसे पता होगा कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने PHP के, वो कहाँ पे बनाते हैं, सी ड्राइव के अंदर WAM64 का फोल्डर होता है, और उसके अंदर www का फोल्डर होता है, वहाँ पे हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और अगर किसी ने XAMPP सर्वर किया हुआ है तो htdocs का एक फ़ोल्डर होता है, सारे पैकेजेस, सारे प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पे बनाते हैं PHP के, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे आके फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, और हम यहाँ पे जाते हैं अपने सी ड्राइव में, ठीक है। और यहाँ पे WAM64 के अंदर www का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जितने भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा वो इसी के अंदर बनाऊँगा, ठीक है। तो www को सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो, तो ये फोल्डर आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। देखो www ओपन करके दे दिया, और इसके अंदर पहले से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट हो गया, सही है। फिर इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लारावेल इंस्टॉल करनी है, क्योंकि अभी तक मैंने लारावेल इंस्टॉल नहीं की, और लारावेल को इंस्टॉल करके कौन देगा, आपका कंपोजर, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लारावेल के अंदर जितना भी काम करते हैं वो कमांड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर कमांड्स में कहाँ टाइप करता हूँ, टर्मिनल में। तो देखो टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा टर्मिनल, आप इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो न्यू टर्मिनल, ठीक है। न्यू टर्मिनल के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये नीचे क्या है, ये टर्मिनल है, ठीक है।
जहाँ पे आप अपनी कमांड्स टाइप करते हो, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस टर्मिनल की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, ठीक है। तो देखो मैं जितनी भी कमांड्स टाइप करूँगा वो कहाँ पे, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएंगी, www के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं जो अपना CLI यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आगे जाके बताऊँगा कि जो हमने गिट बैश किया था, ठीक है, गिट बैश को हम किस तरह से अपने CLI के अंदर एज अ टर्मिनल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे लारावेल को इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास लारावेल इंस्टॉल नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लारावेल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखो जब भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले, लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कंपोजर को यूज़ करते हुए लारावेल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये पहला काम लाजमी करना है, ठीक है। और ये स्टेप वन टाइम स्टेप होता है, ठीक है। मतलब ये आपको हर प्रोजेक्ट से पहले नहीं करना, ये आपको सिर्फ एक दफ़ा करना है। जब एक दफ़ा लारावेल इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट फोल्डर ही बनाना है, ठीक है। तो देखो इंस्टॉलिंग लारावेल कमांड यूजिंग कंपोजर, ठीक है। मतलब लारावेल को इंस्टॉल करना है कंपोजर को यूज़ करते हुए, तो मैं कमांड क्या यूज़ करूँगा, देखो पहले आपने कंपोजर लिखना है, फिर ग्लोबल का कीवर्ड, फिर रिक्वायर और फिर लारावेल और फिर फॉरवर्ड / देने के बाद इंस्टॉलर, ठीक है। ये कमांड आप लिखोगे तभी आपके पास लारावेल इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ टर्मिनल पे, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले कंपोजर, ठीक है। और कंपोजर के बाद स्पेस देके आप लिखोगे ग्लोबल, ठीक है। और ग्लोबल के बाद आप लिखोगे रिक्वायर, ठीक है। और रिक्वायर के बाद आप क्या लिखोगे, लारावेल, ठीक है। और लारावेल के बाद लारावेल की स्पेलिंग आपने देख लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर फॉरवर्ड / और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे इंस्टॉलर, ठीक है। और एक बात याद रहे, ये जितना भी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है इसके अंदर कीवर्ड्स लिखे हैं ये सारे स्मॉल केस के अंदर है, ठीक है। और यही लाइन आपको लारावेल की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये वाली कमांड इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। अब मैं यहाँ पे आके एंटर करूँगा तो हमारी लारावेल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो देखो इसकी इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना है कि जब भी आप इस कमांड को एंटर करोगे तो उससे पहले आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी इंस्टॉलेशन करेगा वो सारी नेट की मदद से करेगा, ठीक है। और इसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो लारावेल आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आप देखो आपको कुछ लाइंस यहाँ पे ग्रीन लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आप एक दफ़ा चेक कर लेना, देखो डाउनलोडिंग 100% सब कुछ ग्रीन येलो हुआ हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ आपको रेड नज़र आए, ठीक है, मतलब कोई कुछ चीज़ें डाउनलोड करने में अगर आपको एरर शो करवाए तो आपको दोबारा इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब वो कमांड आपने दोबारा इसको टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंपोजर ने क्या किया कि हमें लारावेल यहाँ पे इंस्टॉल करके दे दिया, ठीक है। और जब आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे हम कमांड टाइप कर रहे थे www, जब आपके पास ये दोबारा एक्टिव हो जाए तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आप मज़ीद कोई और कमांड्स टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास लारावेल इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं कमांड टाइप करता हूँ क्लियर, ठीक है। क्लियर कमांड टाइप करता हूँ और एंटर करूँगा तो ये जितना भी टर्मिनल है ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आके लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो लारावेल के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है, तो ये कमांड तो लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए थी जो आप फर्स्ट टाइम लाजमी करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट की कमांड क्या है आपके पास, देखो पहले लारावेल का कीवर्ड है, फिर न्यू का कीवर्ड है, और फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ लारावेल, ठीक है, और फिर न्यू का कीवर्ड, और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सही, स्पेस में नहीं दे रहा, स्पेस आपको नहीं देना। अगर आपको स्पेस देना है तो आप बीच में क्या यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे ही एंटर करूँगा तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि देखो लारावेल के अंदर जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी डायरेक्टरीज़ होते हैं, व्यूज़ के फ़ोल्डर होते हैं, कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर होते हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस स्टेप के लिए भी आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि ये भी आपके पास 3 से 4 मिनट भी ले सकता है और 5 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं आता हूँ लारावेल की वेबसाइट में, और देखो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि हमारे पास इसकी वेबसाइट के अंदर भी ये लारावेल इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है। तो अगर आप नीचे जाओ तो ये लारावेल आपके पास इंस्टॉल कहाँ पे होता है, देखो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कंपोज़र वेंडर बिन के फोल्डर के अंदर, लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ऐप डेटा, रोमिंग, कंपोज़र, वेंडर बिन यहाँ पे इंस्टॉल होता है। फिर अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास वो इस लोकेशन के अंदर, इस पाथ के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो एक आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो जो कमांड मैंने अभी टाइप की थी लारावेल न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है, ब्लॉग। तो ये आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट में भी देख सकते हो। देखो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि लारावेल आपको पता है PHP का फ्रेमवर्क है और PHP ओपन सोर्स है। तो इसको किस तरह से फ्रीली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या कहेगा आपको, एप्लीकेशन रेडी, बिल्ड समथिंग अमेजिंग। जब आपके पास ये लाइन आ जाए तो समझ जाओ कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये जो हमने टॉप लेफ्ट साइड पे अपना www का फोल्डर ओपन करवाया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर नज़र आ रहा है, और ये वही प्रोजेक्ट है जो अभी हमने लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका नाम क्या रखा था, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे आओ, इसको आप एक्सपेंड करो, तो देखो ये कितने सारे फोल्डर्स हैं, देख रहे हो कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं, कितनी सारी फाइल्स हैं। इसी वजह से लारावेल के प्रोजेक्ट को जब भी आप क्रिएट करोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वो इन सारी डायरेक्टरीज को इस प्रोजेक्ट के अंदर डालता है, क्रिएट करता है, इंस्टॉल करता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मुझे अपने इस फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा था, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। लोकल होस्ट और फिर मैंने / दिया, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अपना पोर्ट नंबर चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप पोर्ट नंबर चेंज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया था, अगर आप वेब सर्वर का पोर्ट नंबर 90 रख देते हो या 9090 रख देते हो, तो आपको पहले पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कोलन लगा के, फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 रखा है तो आप 90 करोगे और फिर / के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखोगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जो कि 80 है, तो 80 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं लोकल होस्ट / फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो वो जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसकी सारी डायरेक्टरीज हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है ना, तो मुझे यहाँ पे ये पब्लिक की डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही पब्लिक की डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा लारावेल, और नीचे एक कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आपके पास ये पेज आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब उसका जो भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली आपके पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या रह गया इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर, देखो चेंज पावर शेल टू बैश। अब ये पावर शेल क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये जो टर्मिनल थी इसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो टर्मिनल है इसके अंदर अभी आपको नज़र आ रहा होगा पावर शेल, ठीक है। मतलब ये जो टर्मिनल है ये हमारे पास पावर शेल बेस्ड है, ठीक है। मतलब आपको याद है मैंने गिट बैश डाउनलोड किया था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि उसको हम एज आ CLI यूज़ करेंगे अपने इस टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो हमारे पास गिट बैश नहीं आ रहा, देख रहे हो। तो उसको हम कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे देखो चेंज पावर शेल टू बैश, ठीक है। मतलब पावर शेल से मुझे गिट बैश के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपने यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टेप 1 गो टू फाइल टैब इन VS कोड, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कहाँ पे जाना है, फाइल टैब में जाना है, और उसके बाद प्रेफरेंसेस पे जाना है, और फिर उसके बाद सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने फाइल में जाना है, फिर उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाना है, और उसके बाद आपने सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे तो देखो एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। और अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप 2, देयर इज़ अ लिस्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी। तो इसके अंदर से आपने क्या करना है, एंड फ्रॉम दैट लिस्ट सेलेक्ट फीचर्स। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे फीचर्स की एक लिस्ट आ रही है, आपको आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। अब देखो स्टेप 3 में क्या कह रहा है, इन फीचर्स लिस्ट सेलेक्ट टर्मिनल। ठीक है, मतलब फीचर्स की ये जो नीचे लिस्ट है यहाँ पे देखो आपको टर्मिनल शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, देन स्क्रॉल डाउनवर्ड एंड देन क्लिक टू एडिट इन सेटिंग्स डॉट जेसॉन। ठीक है, मतलब टर्मिनल में जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आएगा, इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन शेल विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आएगा, एडिट इन सेटिंग्स जेसॉन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या कह रहा था कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और किस पे क्लिक करना है आपने, एडिट इन सेटिंग्स डॉट जेसॉन। ठीक है, मतलब ये जेसॉन की एक फ़ाइल होती है। ठीक है, इसके अंदर आपने छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको ये इस तरह से एक विंडो नज़र आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके अंदर जितना भी डेटा है आपने इसको खाली कर देना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट ऑन करने। ठीक है, तो देखो अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप 4, रिमूव ऑल डेटा ऑफ सेटिंग्स डॉट जेसॉन, मतलब इसका सारा डेटा आपने रिमूव कर देना है। और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने एक पाथ देना है, मतलब सेटिंग्स डॉट जेसॉन के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करने और उसके बाद आपने एक पाथ देना है। और वो पाथ कहाँ पे है, देखो आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, ये पाथ आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इस पाथ को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इस पाथ को अपनी इस प्रेजेंटेशन में से। ठीक है, ठीक है, इस पाथ को आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+C करते हैं। ठीक है, और फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पाथ आपके पास आ गया। अच्छा, अगर आप इस पाथ के ऊपर गौर करो तो हमने जब गिट बैश डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट का एक फ़ोल्डर था, फिर बिन का एक फ़ोल्डर था, फिर bash.exe के नाम से हमारा ये बैश इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, जिसको मैं अब एज अ टर्मिनल यूज़ करूँगा। तो उसी चीज़ को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर एक छोटी सी सेटिंग्स कह रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं अब अपने टर्मिनल के अंदर किसको यूज़ करूँगा, इस गिट बैश को यूज़ करूँगा। पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पावर शेल होता है, लेकिन अब मैं उसे चेंज करके क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, किसको, gitbash.exe इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने इसको Ctrl+S करके सेव करना है। ठीक है, सेव करना आपने लाजमी है। ठीक है, तो Ctrl+S करके आप इसको सेव कर दो। ठीक है, तो देखो अभी आपके पास पावर शेल आ रहा है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, और एक दफ़ा मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो कोड मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड रन करते हैं। ठीक है, देखो विजुअल स्टूडियो कोड मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने टर्मिनल में। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप न्यू टर्मिनल सिलेक्ट करोगे तो अब आप यहाँ पे गौर करो कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, बैश। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अब मैंने यहाँ पे पाथ क्या दे दिया था, बैश दे दिया था, इसलिए मेरे पास यहाँ पे बैश आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब मैं कंपोज़र को भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपने गिट बैश को भी एज अ टर्मिनल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे अपना ये विजुअल स्टूडियो 2 दफ़ा रीस्टार्ट किया है, तब जाके मेरे पास यहाँ पे बैश इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है कि एक दफ़ा रीस्टार्ट करने पे हो जाए। ठीक है, लेकिन आप 1-2 दफ़ा अपने विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट करके देख लेना। ठीक है, क्लोज़ करना, फिर स्टार्ट करना, और फिर जब आप न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो आपको बैश यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, और बैश जब आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है अब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सही। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखा कि हम किस तरह से लारावेल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद लारावेल को इंस्टॉल किस तरह करते हैं कंपोज़र की कमांड के थ्रू, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने यहाँ पे आज सीख लिया है।